इंडियन मीडिया बुक के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ मरियम है। जैसे हमने कहा था कि मरियम बार बार आएंगी और आपको मेडिकल के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बारे में और बाकी डिटेल के बारे में बात करेंगी। तो आज बहुत सारी नॉलेज आपके लिए लेके आई हैं और मैं मरियम से पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या डिटेल आपको बताएंगी। मरियम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अच्छा, थैंक यू सो मच। तब ये बताइए कि आगे आप क्या लेके आई आज। ओके, सो फर्स्ट थिंग है कि अगर आपको एमबीबीएस करना चाहिए, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको एमबीबीएस ही सही है। इसके लिए बहुत लोग गूगल करके देख लेते हैं, लेकिन द राइट वे टू डू इट इज़ कि आप जो आपके घर के पास जो क्लिनिक है या फिर हॉस्पिटल है या फिर आपको कोई डॉक्टर जानते हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और देखिए कि हाउ इज़ इट, आपको कैसे लगता है कि हॉस्पिटल में रहना, आपको पेशेंट्स के साथ बात करना कैसे लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको खून दिखता है तो वो फेंट होते हैं। इसलिए आपको ये पूरा देखना चाहिए कि अगर आप ये जो मेडिकल के चीज़ें हैं आपको टॉलरेट होता है क्या। फर्स्ट स्टेप वो है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो जाइए कोई क्लिनिक के पास और 1 महीने के लिए जाके देखिए कि आपको कैसे लगता है। तो आप इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि लोग एडमिशन ले लेते हैं और बाद में छोड़ते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हाँ। तो इसलिए ये आप गाइडलाइन देना चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाद में जाएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाता है, आप छोड़ नहीं सकते। जी। अच्छा, और फिर सेकंड थिंग है कि जो फर्स्ट स्टेप है एमबीबीएस लेने के लिए वो है नीट एग्ज़ाम लिखना। नीट एग्ज़ाम एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम है। इसका मतलब है कि इंडिया में हर जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाहता है, ये सब स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम लिखते हैं। जब मैंने दिया था 2016 में, तब 13 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम दिया था। और अगर आप कंपेयर करते हैं तो फिर सिर्फ 70,000 मेडिकल सीट्स हैं। तो ये एग्ज़ाम बहुत टफ है और बहुत कंपेरेटिव है। इसलिए क्या करना है कि इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करना है। इसलिए 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आप आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म करते हैं, तब आपको अगर आपने तब डिसाइड कर लिया तभी आपको बेस्ट रहेगा। फिर जब आप 11th स्टैंडर्ड ज्वाइन करते हैं, तब आप जाके नीट का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और ये सब्जेक्ट्स आपको 11th एंड 12th में लेना बहुत ज़रूरी है। कंपलसरी है कि आप ये 3 सब्जेक्ट्स लिए। फिर एग्ज़ाम को कैसा होता है कि 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम का जो ट्रिक होता है वो है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। ये टोटल एग्ज़ाम के मार्क्स 720 है। बायोलॉजी का 360, केमिस्ट्री का 180 और फिज़िक्स का 180। ईच सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस होते हैं। बायोलॉजी का 90 क्वेश्चंस होते हैं और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है कि अगर आप 20 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिया फिर और 25 क्वेश्चंस करेक्ट हुआ, फिर आपके 20 मार्क्स टोटल में से कट हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि आप अपना लक नहीं आजमा सकते हैं। अगर आपको हाँ। आंसर मालूम है तो आप टिक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। नहीं तो मत कीजिए। एग्जैक्टली यही है कि अगर आप इंकी पिंकी पोंकी करके कुछ आंसर टिक नहीं कर सकते हैं, अगर आपको पता है तभी आपको टिक करना है, वरना आपको बस छोड़ देना है। ये इम्पोर्टेंट होता है। नीट में हर साल एलिजिबिलिटी जो होता है वो चेंज होता है, वो जो है मिनिमम मार्क्स। लेकिन जो रेंज होता है वो एक 130 और 150 के बीच में होता है। तो अगर आप मेडिकल सीट के लिए सिर्फ एलिजिबल होना है तो आपको मिनिमम 150 मार्क्स आना चाहिए। जो 720 टोटल मार्क्स है, तो अगर किसी को मेडिकल सीट मिलना है तो उसको कितना मार्क्स आएगा तो एक कंफर्म हो जाता है कि मिल जाएगा? अच्छा, तो जब सीट मिलता है, सीट के 3 कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट है जनरल मेरिट। जनरल मेरिट में जो सीट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में मिल सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिलना चाहिए तो आपको 600 के ज़्यादा ऊपर से मिलना चाहिए। 600 से ऊपर होना चाहिए। 600 के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस सिर्फ 1 लाख का होता है, 1 लाख के अंदर ही होता है। जो प्राइवेट कोटा का सीट होता है ये ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख होता है पर ईयर। और जो प्राइवेट कोटा में अगर आपको सीट मिलना है तो भी आपको 450 या 500 के ज़्यादा मिलना चाहिए। तो मतलब 500 से एबव रहा तो आपको प्राइवेट में मिल जाएगा, 600 से ऊपर रहा तो आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट में मिला तो फीस बहुत कम है। बहुत कम है। और जब अगर आपको प्राइवेट में मिला तो थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ। और उसके बाद जो है कि ये सब जनरल मेरिट के लिए है।
सो दूसरा है रिजर्वेशन कोटा, जो अगर आप किसी रिजर्वेशन कोटा के अंदर आते हैं तो फिर आपको ऐसे भी हो सकता है कि आप 200-300 लेंगे और आपको सीट मिल सकता है। स्पेशली अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट हो तो मुस्लिम कैटेगरी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको सीट, जैसे कि मुस्लिम कॉलेजेस होते हैं जैसे कि अल-अमीन और कानाचूर, ये कॉलेजेस में आपको सीट मिल सकती है अगर आपका स्कोर फिर भी 200-300 के विद इन है। तो मुस्लिम कोटा भी है, शेड्यूल ट्रैक कोटा हाँ, है, ये भी कोटा तो है। ये सब जितने भी कोटा है जनरली उस कोटा के हिसाब से जितना हाईएस्ट रैंक होगा उसी हिसाब से मिलेगा। हाँ, उतना तो ही। हाईएस्ट रैंक आप बोलते हैं 250-300 के बीच में होता है। हाँ, 250-300, तो कब तक भी 400 भी हो जा सकता है, बट लेकिन कम में भी मिल सकता है। लेकिन कोटा में भी जितना अच्छा मार्क्स आपका रहा तो आपको मिलने का ज्यादा चांस हाँ, हो सकता है exactly, कि आपके टाइम में अगर कम हाईएस्ट मार्क गया हो फिर आपको इस साल में अगर ज्यादा चला गया तो आप ये नहीं बोल सकते 250 लाए तो हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, या करेक्ट ना? हाँ हाँ, ठीक है। आपको बेस्ट के लिए एम करना चाहिए। एम चेक करना चाहिए। हाँ, या ओके। सो फिर नेक्स्ट होता है कि एडमिशन कैसे होता है। सो अगर आपके नीट के मार्क्स आने के बाद आपको आपके नीट के मार्क्स कोई सिस्टम में डालना चाहिए। सो ये क्या होता है कि हमारे इंडिया में ये सिस्टम है कि कॉलेजेस आपको सीट नहीं देती। सो जो सीट देती है वो है एक स्टेट बॉडी। यहाँ कर्नाटका में इसका नाम है KEA, कर्नाटका एग्जामिनेशन एसोसिएशन। आपको ये आपके मार्क्स KEA में एंटर करना है और फिर KEA आपके रैंक अकॉर्डिंगली आपको सीट देता है। सो आप कॉलेजेस को जाके सीट नहीं ले सकते। और जब आप KEA में एंटर करते हैं तब आपको आपके कॉलेजेस का प्रेफरेंस डालना है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। और क्योंकि जो कंप्यूटर आप बेसिकली सब कुछ कंप्यूटर से होता है आजकल। सो जब कंप्यूटर आपको सीट अलॉट करती है तो वो आपके सब लोगों का रैंक हो जाता है। उसके बाद हर स्टूडेंट को आपकी प्रेफरेंस लिस्ट डालनी चाहिए कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। सो आप 10 कॉलेजेस का लिस्ट डाल सकते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट रैंक को फर्स्ट जो भी कॉलेज चाहिए वो मिल जाता है। अगर आप 5th रैंक हो और आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलेजेस हो लेकिन फर्स्ट कॉलेज में सीट नहीं है, फुल हो गया तो फिर आपको सेकंड कॉलेज देगा। सो वैसे कंप्यूटर डिसाइड करता है, सेलेक्ट करता है। जैसे जैसे कोटा सीट फुल होते जाते हैं आप कहाँ फिट होते हैं उसके हिसाब से आपको अलॉट होता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप फिल कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तब आपको ये कॉलेज का प्रेफरेंस देख के डालना चाहिए। आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स ये हैं तो आपको कौन से कॉलेज में सीट मिलेगा। तो फिर वो आप फर्स्ट में डालेंगे तो आपको इजी होगा और सीट मिलने में और एडवांटेज होता। बेसिकली अगर आपको सीट मिल गया तो फिर आप मेडिकल में ज्वाइन हो गए। जो इम्पोर्टेंट होता है, हर मेडिकल कॉलेज इज़ गुड, सब मेडिकल कॉलेज अच्छे होते हैं। सो ऐसा कोई नहीं है कि एक मेडिकल कॉलेज अलग है और दूसरा मेडिकल कॉलेज अलग है। जो MBBS के लिए लेते हैं सब मेडिकल कॉलेज अच्छे ही होते हैं। सो अगर आपको जो मार्क्स आए हैं उस पर देख के अगर आपको सीट मिल गई तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि सीट मिलना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो अगर कोई भी कॉलेज में आपको सीट मिल गई तो इट्स गुड। तो उसके बाद से आपको सीट मिल गई तो पढ़ना आपके हाथ में कि आप किस टाइप का डॉक्टर बनना चाहते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं वो टेस्ट करा के मेडिसिन लिखना चाहते हैं या एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो पूरे पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो मरियम, इस बीच में 1-2 क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लूँ। लास्ट टाइम आपने जो रिकॉर्डिंग किया था उस पर 1-2 क्वेश्चन आए थे कि क्या आपने स्कॉलरशिप लिया था? हाँ, मैंने तो स्कॉलरशिप नहीं लिया था, लेकिन है इंस्टीट्यूशंस जो आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो 2 टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऐसा होता है कि एक स्टेट लेवल पे होता है और एक नेशनल लेवल पे होता है। एक लिंक है जो आप जा सकते हैं और आप नीट एग्ज़ाम के स्कोर्स आने के बाद आप उस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो गवर्नमेंट कंपटीशन देख के आपको स्कॉलरशिप दे सकती है। तो स्टेट स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 50,000 अ ईयर दे सकते हैं और नेशनल स्कॉलरशिप भी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 75,000 दे सकते हैं पर ईयर। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का स्कॉलरशिप होता है, बहुत से NGOs हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो आप उसका इंटरनेट पर पूरा इंफॉर्मेशन है, तो आप जाके गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर किसी का गवर्नमेंट कोटा में एडमिशन होता है तो उसके लिए 75 to 80 लाख मिलता है स्कॉलरशिप, तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसका एडमिशन प्राइवेट में हो जाता है थोड़ा मुश्किल है।
हाँ तो आपको फिर एनजीओ और किसी का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ आप ले क्योंकि सकते हैं। फीस वहाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक है। तो ये बताइए कि किसी ने पूछा कि 10th के बाद किस टाइप के 10th ख़त्म करने के बाद किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ओके, सो अगर आप मेडिसिन करना चाहते हैं तो PCMB ही आपका कॉम्बिनेशन होता है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। और इसमें जो नीट एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर बायोलॉजी है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। और अगर आप बायोलॉजी में फुल 360 आउट ऑफ 360 ले सकते हैं तो फिर आपका केमिस्ट्री और फिज़िक्स का डिफ़िकल्टी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली फ़िज़िक्स थोड़ा टफ होता है। तो आप ज़्यादातर बायोलॉजी पर फोकस कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री और लास्ट फिज़िक्स। तो ये बताइए कि जो हर महीने नीट वाले लोग जहाँ ट्रेनिंग आप करते हैं, एग्जाम लेते हैं, हाँ तो वहाँ एक रैंकिंग वो लोग खुद देते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। हाँ हाँ। तो रेगुलर बेसिस पे अगर नीट का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस वक्त आपको अगर कितना नंबर मिलता है तो आपको उम्मीद हो जाना चाहिए कि आप पास कर सकते हैं? एक्चुअली कभी भी आपको उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइक सरप्राइजिंग हो सकता है। क्योंकि आपका जो भी मार्क्स है वो उस दिन के आपके माइंडसेट पर डिपेंड होता है कि अगर आप उस दिन फुल कंसंट्रेशन और फोकस में जाकर लिखिए तो अगर आप नीट कोचिंग में अबाउट 450-500 पर हैं तो आई थिंक आपको उम्मीद हो सकती है। उम्मीद हो सकती हाँ, है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा। कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन वही मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब 400-500 लेके एवरेज आ रहे हैं तो आप उम्मीद होनी चाहिए, और आपका रेगुलर अगर पढ़ाई चल रहा है तो आपको सीट मिल सकती है। हाँ, और आपको ऑफ कोर्स हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वो 500 से ज़्यादा हो। अगर आप 650 ला रहे हैं तो फिर और ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑलवेज यू हैव टू ऑलवेज बी ट्राइंग तो टू उम्मीद करने वाले लोग वही होने चाहिए जो कि 500 से ऊपर हो। हाँ, अगर आपको कंफर्म सीट, क्योंकि जो आदमी 200, 300, 400 लेके आएगा तो ऐसा मिरेकल तो नहीं हुआ कि एग्जाम के दिन जाके 600 ले आए। हाँ वो तो नहीं हो सकता, लेकिन सब लक पे जाता है। मेहनत के ऊपर। मेहनत पे और लक पे, दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कुछ मरियम बाकी है जो हम बात करें? नहीं उतना, आज के लिए उतना ही। लेकिन ज़्यादा हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो मेडिकल स्कूल में होता है कैसे फर्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेडिकल स्कूल में जाने के बाद आपका बिगेस्ट हर्डल होता है फर्स्ट ईयर। अगर आपने फर्स्ट ईयर पास नहीं किया तो आप मेडिसिन में कंप्लीट नहीं तो कर वो हम नेक्स्ट सेशन में बात तो करेंगे। वो आप नेक्स्ट सेशन में करें। तो थैंक यू सो मच मरियम आने के लिए, और आप लोग से गुजारिश है कि जितनी बात आपने सुनी है उसमें कुछ और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मरियम नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।